लोकसभा के चुनावी जंग में अब चाल, चरित्र और चेहरे दिखने लगे हैं। हार जीत की बिसातें बिछने लगी हैं। 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके बीजेपी चुनावी रण में प्रचार की प्रक्रिया से 2 कदम आगे बढ़ चुकी है। तो पटना में जुटा विपक्ष महारैली के जरिए सत्ता पक्ष को ललकार कर 2 कदम आगे निकलने की कोशिश में है। बिहार से बंगाल तक, दिल्ली से लेकर यूपी तक हर जगह जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, एक दूसरे को शह और मात के इस खेल में पछाड़ने की कोशिशें और जुगत एनडीए और इंडिया की ओर से लगातार जारी है। दुनिया के विशालतम लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से एक दूसरे के वादों इरादों पर आरोप प्रत्यारोप के तीर चल रहे हैं। नया दौर शुरू हो रहा है। लोग परेशान हो चुके हैं खोखले नारों से, खोखली वादों से, जुमलों से और ऐसी राजनीति से जिस राजनीति ने सिर्फ समाज को बांटा है। केवल भ्रम पैदा करने का और कटाक्ष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सभी लोग कुंठित मानसिकता वाले परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी लोगों का समूह है। यूपी और बिहार मिलेगा और इतिहास कायम करेगा मोदी जी के पक्ष में। इन लोगों को एक भी सीट गलती से मिलने नहीं जा रहा है। अब देश नहीं चाहता है कि कोई वंशवादी, जमींदारी, भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग हम पर शासन करे। बीजेपी की 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो कहीं उत्सव और कहीं मायूसी का माहौल बन रहा है। कहीं टिकट का पेच फंसा तो खेला की सियासत का मैदान सज रहा है। अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है। भाजपा के पास प्रत्याशियों की कहीं कमी नहीं है, लेकिन अच्छे लोग राजनीति में आए ये पार्टी सोचती है। वो उनका इंटरनल अफेयर है। क्यों किया उन्होंने, क्यों निर्णय लिया आने का या फिर से विड्रॉ करने का, या उनका या उनकी पार्टी का, ये अंदरूनी मामला है। मैं समझता हूँ अच्छा लड़का है, अच्छा बच्चा है और मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। मैं ऐसे भी किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। चुनावी रण का कुरुक्षेत्र इन दिनों बिहार भी बना हुआ है। बयानों की गर्मी प्रचंड लू के थपेड़ों से पड़ रही है। लगातार बड़े नेताओं के दौरों ने चुनावी रणभेरी बजा दी है। लिहाजा हुंकार है, तकरार है, ललकार है। माँ बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन माँ बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद कर देंगे हम। इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा। हम तो शुरू से कहते हैं मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है। मोदी जी होलसेलर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी है झूठ बोलने के। राष्ट्रीय जनता दल का प्रतीक यही है कि लड़ेगा अच्छा, हारेगा 2-2 लाख वोट से। हम लोग बीजेपी से, आरएसएस से नहीं डरते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। बिहार में चुनाव 2 या 3 पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि 2 गठबंधनों के बीच है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ से एनडीए का सिरा संभाले हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन भी ताल ठोक रहा है। कोशिशें हर दल की तरफ से अब तेज है कि कैसे शह और मात का खेल रचा जाए, कैसे वोटर्स को लुभाया जाए, कैसे लोकसभा चुनावों में अपने दमदार उपस्थिति दर्ज कराई जाए। हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं। हमारे सामने 2 विकल्प है। एक और देशभक्ति से ओतप्रोत नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और दूसरी ओर
7 परिवारवादी पार्टियों का ये इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस है। एनडीए का कुनबा बड़ा हो रहा है। नीतीश आए, अशोक चौहान आए, मिलिंद देवड़ा आए और अब यूपी में जयंत चौधरी भी आ चुके हैं। दूसरी तरफ शुरुआत में लड़खड़ाने के बाद गठबंधन फिर से उठ खड़ा हुआ है। पहले यूपी में बात बनी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आ गए। अब बिहार में भी संयुक्त शक्ति की तस्वीर दिख रही है। हालांकि प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही बीजेपी के सामने अंदरूनी विरोध की चुनौती शुरू हो गई, लेकिन गठबंधन में अभी सीटों के स्तर पर ही पूरी तरह बात नहीं बन पाई है। फिलहाल दावे हैं साथ चलने के और वादे हैं मोदी विरोध में साथ निभाने के। बीजेपी ने जैसे ही 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, वैसे ही कहीं से नाराजगी तो कहीं से निराशा की खबरें सामने आने लगी। बीजेपी में आमतौर पर बदलाव के बड़े फैसले लिए भी जाते हैं और उन्हें स्वीकार भी कर लिया जाता है, लेकिन इस बार जिस तरह टिकट बंटवारे के बाद वरिष्ठ नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो भी बीजेपी में बदलाव का संकेत दे रही हैं। इधर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान हुआ और देश के अलग अलग हिस्सों से जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आने लगी। कहीं लड्डुओं का कारखाना खुल गया तो कहीं आतिशबाजी होने लगी। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में यूं तो 33 मौजूदा सांसदों का टिकट कटा। 195 प्रत्याशियों के नाम में हर सूबे में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, लेकिन राजधानी दिल्ली के 5 प्रत्याशियों के नाम में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ और इस उलटफेर ने बीजेपी के पुराने सांसदों को नाराज कर दिया। कार्यकर्ता हैं हम लोग, पार्टी में लोग आते हैं बाहर से, तो उनके लिए जब मेहमान घर में आता है तो नई चद्दर बिछाई जाती है। परिवार के लोग पुरानी पे सोते हैं, आज मेहमान आया है। दिल्ली में जिन सांसदों का टिकट कटा उसमें रमेश बिधूड़ी का नाम भी शामिल है, इसलिए रमेश बिधूड़ी नाराज है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कट जाएगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। हर्षवर्धन बीजेपी के पुराने नेता हैं, दिल्ली से कई बार विधायक भी रह चुके हैं और सांसद भी, इसलिए उन्होंने फैसले का विरोध तो नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर सियासत से संन्यास लेने का ऐलान जरूर कर दिया। 30 साल से अधिक के शानदार चुनावी करियर में मैंने सभी 5 विधानसभा और 2 संसदीय चुनाव लड़े, जो मैंने बड़े अंतर से जीते, और पार्टी संगठन और राज्य और केंद्र की सरकारों में कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया। अब मैं अपनी जड़ों की ओर वापसी चाहता हूँ। टिकट बंटवारे पर घमासान कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी में विरोध नई बात है। दिल्ली में गौतम गंभीर को भी टिकट नहीं मिला। हालांकि उन्होंने बंटवारे से पहले ही जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर चुनाव न लड़ने की बात कही थी। अब टिकट न मिलने की वजह चाहे जो हो, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मजे ले रही है। इससे एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इनके सांसदों ने जमीन पे कोई काम नहीं किया, कि आप पहले किसी भी आदमी को ले आए, 5 साल जैसे तैसे जो है जनता जो है उनके साथ सहे, फिर आप उसको बदल के नया आदमी ले आए। तो पार्टी की कोई गारंटी होनी चाहिए कि जो कैंडिडेट आए वो अच्छे आए। आपने इस तरीके के कैंडिडेट दिल्ली के ऊपर क्यों थोपे जब ये कैंडिडेट किसी काम के नहीं थे? ये जनता का एक बड़ा सवाल है। जिनको मुख्यमंत्री होना चाहिए था उनको लोकसभा भेज रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जैसे नई दिल्ली है, जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनकी तमाम सारी टिकट कटे, और ये 2 लोगों का पूरा मामला है। जिसको चाहते हैं उसको काटते हैं, जिसको देखना होता है देना। तो जो ओबीडियंट हैं, आज्ञाकारी हैं उनको, और जो जिताऊ हैं उनके हिसाब से वो देते हैं। नई दिल्ली सीट से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज को टिकट मिला। चांदनी चौक से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह प्रवीण खंडेलवाल, पश्चिमी दिल्ली से परवेश वर्मा की जगह कमलजीत सेहरावत, दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी की जगह रामवीर बिधूड़ी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। दिल्ली के 5 उम्मीदवारों में एकमात्र नाम मनोज तिवारी का है, जिन्होंने अपनी सीट बचाने में सफलता हासिल की है। अभी दिल्ली में 2 और प्रत्याशियों के नाम आने बाकी। अब सवाल ये है कि क्या 2 सीटों पर भी नए चेहरों को मौका मिलेगा या मौजूदा सांसदों पर ही बीजेपी का भरोसा कायम रहेगा। हालांकि सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब बंगाल के आसनसोल का सियासी बवाल सामने आया। अपने गीत संगीत के जरिए भोजपुरी दर्शकों का मनोरंजन करने वाले पवन सिंह ने बीजेपी को करारा झटका दे दिया है। जिला टॉप
बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में भोजपुरी स्टार पवन सिंह का भी नाम शामिल था। पवन सिंह के नाम का ऐलान हुआ तो उनके चाहने वाले झूम उठे, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पवन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। ऐसा बीजेपी में बहुत कम होता है कि टिकट मिलने पर कोई टिकट लौटाने की पेशकश कर दे, लेकिन पवन सिंह ने जब चुनाव न लड़ने का ऐलान किया तो बीजेपी आलाकमान ने उन्हें तुरंत दिल्ली बुलाया, मगर विपक्ष को मौका मिल गया। टीएमसी फ्रंट फुट पर खेलने लगी। जिस तरीके से ये बंगाल का विरोध करने वाला बीजेपी को बंगाल का आदमी रिजेक्ट कर रहा है, आने वाला चुनाव में आसनसोल का मार्जिन 3,03,000 छोड़ के 4,04,000 हो जाएगा। इसके लिए डर के मारे ये अपना पूंछ उठा के दौड़ के भाग गया। यही है तृणमूल कांग्रेस का जनगर्जन का जो रिजल्ट है, उसका नतीजा। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा ही सांसद है। टीएमसी ने अभी तक टिकट का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन माना जा रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा से ही उनका मुकाबला होगा। अब पवन सिंह के इस फैसले ने टीएमसी को चुनाव से पहले ही उत्साह से भर दिया है। बीजेपी टिकट आसनसोल से किसी को भी दे दे, लेकिन इस मुद्दे पर बंगाल में राजनीति होनी तय है। बिहार में आरजेडी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली हुई। मंच से मोदी सरकार के खिलाफ संग्राम का ऐलान भी हुआ और विपक्षी एकजुटता की तस्वीर दिखाने की कोशिश भी हुई। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा करके जा चुके हैं और बिहार में चुनावी बिगुल उनकी ओर से फूंका जा चुका है। देश की पॉलिटिकल पाठशाला कहे जाने वाले बिहार में चुनावी राजनीति जोरों पर है। जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं। 80 और 40, 120 हटाओ, भाजपा हटाओ। बीजेपी को, आरएसएस को यहाँ से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। इस लड़ाई में साथ है कि नहीं है? दोनों हाथ उठा के बताइए। अगर आप साथ दोगे तो तेजस्वी कुमार मिट्टी को तैयार है आपके लिए। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए बिहार के पटना में इंडिया गठबंधन के साझीदार जुटे थे। मंच पर उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव आए थे, कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी थे और लेफ्ट के भी कुछ नेता मंच पर मौजूद थे। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी। पूरे बिहार में तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा लेकर निकले हैं और ये यात्रा जब बिहार की राजधानी पटना पहुंची तो पटना के गांधी मैदान में महारैली का आयोजन हुआ। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। मतलब बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को रोकने के लिए जिस महागठबंधन की बात तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में कर रहे थे, उसे बिहार की जनता ने पहली बार देखा। ये बिहार की चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा दिन था। इस दिन का इंतजार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पार्टी को तो था ही, इंडिया गठबंधन के बाकी भागीदारों को भी था, क्योंकि नीतीश कुमार के पलटने के बाद से इंडिया गठबंधन की एकता पर भी सवाल उठ रहे थे। तेजस्वी खड़ा है आपकी लड़ाई में, आपको आपका अधिकार दिला करके रहेगा। तो इस लड़ाई में साथ है कि नहीं है? दोनों हाथ उठा के बताइए। अगर आप साथ दोगे तो तेजस्वी मर मिटने को तैयार है आपके लिए। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला और पी से पुअर,
यानी बाप, यानी माई बाप A to Z की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है, आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी प्रेरणा है। बिहार में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बैठक अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन मंच से तालमेल का ऐलान कर दिया गया है। मंच पर बैठे ये सारे चेहरे बिहार में मोदी के नाम के खिलाफ चुनावी महायुद्ध में उतरेंगे। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। हम लोग बीजेपी से, आरएसएस से नहीं डरते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के लिए लड़ते हैं, हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं, और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। बिहार में चुनावी ताल ठोकी जा चुकी है। 2019 के नतीजे को महागठबंधन पलटने की उम्मीद से निकला है, लेकिन क्या वाकई इस सूरत को बदलना आसान होगा, खासकर तब जब जेडीयू और बीजेपी इस बार साथ हैं। 2019 में एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें 17 बीजेपी को, 16 जेडीयू को और 6 एलजेपी के खाते में गई थी। एक सीट कांग्रेस की झोली में गई थी। हैरानी की बात है कि 2019 में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोट बैंक है और नीतीश जी का भी एक वोट बैंक है। ये दोनों जब एक साथ आ जाते हैं तो ये फोर्स मल्टीप्लायर बन जाता है। आपने देखा होगा कि पिछला 2019 का जो चुनाव था उसमें भी था, जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी दोनों साथ साथ आ गए तो एक ढंग से वो क्लीन स्वीप कर दिया। मुझे लगता है कि वही चीजें इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, वो बिहार की राजनीति में दोहराएगा, खास करके लोकसभा चुनाव के समय। पास बनवाइए, खाता खोलिए, याद है ना आप लोगों को? प्रत्येक खाताधारी को खाता में 2-2 लाख सदस्यों को देंगे। हम भी गलतफहमी में आ गए हो कि हो सकता है कि देगा भाई। हाँ, 15 लाख। हम भी, आपको मालूम होगा कि 7 बेटी, 2 बेटा, पति और पत्नी, इतना लोगों का खाता खुलवाया कि करोड़ों मिल जाएगा। ठेंगा दिखा दिया। देर से ही सही, बिहार में विपक्ष की सूरत नजर आ गई, लेकिन एनडीए से मुकाबले का उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, तरीका क्या होगा? बिहार ने एक बार फिर डबल इंजन की रफ्तार भी पकड़ ली है। इसलिए बिहार इस समय पूरे उत्साह में भी है और आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। मैं ये उत्साह मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में मौजूद माताएं, बहनें, नौजवान और जहां पर मेरी नजर पहुंच रही है, उत्साह उमंग से भरे आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं। आपके चेहरों की चमक बिहार को लूटने का सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार पहुंचे थे। नीतीश कुमार के पलटने के बाद दोनों लोग पहली बार एक साथ मंच पर नजर आए। दोनों रैलियों में उन्होंने इंडिया गठबंधन पर चुटकी ली। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। तेजस्वी यादव ने इस भीड़ को जुटाकर वोटों का गणित तो बैठा लिया है, लेकिन चुनाव सिर्फ गणित से नहीं बल्कि केमिस्ट्री से भी जीता जाता है। अब नजर बिहार में इंडिया गठबंधन में टिकट के बंटवारे पर। उसके बाद ही पता चलेगा कि बिहार में किस सीट पर
क्या सीट टक्कर होगी। 2014 में उत्तर प्रदेश ने जो जनादेश बीजेपी को दिया, वो इस बार उसे दक्षिण से मिल सकता है। क्या तमिलनाडु और केरल में बीजेपी अपने विरोधियों को चौंकाने वाली है? क्या 370 सीटों के बीजेपी के लक्ष्य में इस बार दक्षिण भारत का बड़ा रोल रहने वाला है? इन सारे सवालों का जवाब है दक्षिण में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। जो तैयारियां फिलहाल नजर आ रही हैं, उसमें यहां भी बीजेपी कांग्रेस से 2 कदम आगे दिखाई दे रही है। आज जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो केसरिया समंदर। तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है, ये रिश्ता दिल का है। केरला पिल्ले एंडे अम्मा मारे, सहोदरी मारे। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। कि आपके पास है मोदी जुड़े गारंटी। पूरा देश जानता है कि ये मोदी इन गारंटी अब अगले कई सालों तक और चलने वाली है। केरला की कल्चरल कैपिटल त्रिशूर से निकलने वाला ये संदेश पूरे केरला में नई चेतना का संचार करेगा। क्या इस बार तमिलनाडु मोदी के मिशन 370 में बड़ा रोल निभाने वाला है? क्या इस बार केरल में बीजेपी का खाता खुलने वाला है? क्या इस बार दक्षिण भारत में बीजेपी रिकॉर्ड बनाने जा रही है? क्या वाकई इस बार दक्षिण भारत ने भी मोदी की गारंटी पर भरोसा जताने का फैसला किया है? तमिलनाडु, जहां हमेशा से द्रविड़ पार्टियों का बोलबाला रहा हो, वहां इस बार बीजेपी डीएमके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट बैंक कभी भी 5 से 6% से आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए सवाल ये भी है कि वहां पर क्या इस बार बीजेपी के लिए सियासी चमत्कार हो सकता है? साल 2004 से 2019 के बीच बीजेपी के वोट शेयर में खास उछाल नहीं आया है। 2004 में पार्टी को 5.1% वोट मिला, जो 2009 में घटकर 2.3 हो गया। 2014 के चुनाव में इतना मामूली इजाफा हुआ और ये 5.6% तक पहुंच गया। बीजेपी को 1 सीट भी मिली, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ये घटकर 3.7% पर जा गिरा। प्रधानमंत्री इस बार नया इतिहास रचने की बात करते हैं। 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मुझे लगता है कि दक्षिण भारत में भी खासकर जो नया सोशल कोएलिशन भारतीय जनता पार्टी ने केरला में लाया है और तमिलनाडु में जो प्रवेश करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री जी ने, उसके बहुत अपेक्षित परिणाम निकलेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री जी जब भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था तो 11 दिन तक उन्होंने उपवास किया था और उपवास करने के बाद दक्षिण के जितने मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिरों में वो अपने उसी उपवास की यात्रा के साथ उसी में जो उनको ब्राह्मणों ने या जो उनको शास्त्रविदों ने समझाया था, बताया था, उस सब उन्होंने दक्षिण के कई मंदिरों को गए। ये वहां की राजनीति पर बहुत बड़ा असर डालने वाला है। उधर केरल में बीजेपी की जीत के सपने को साकार करने के लिए 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का पिछले 2 महीने से भी कम समय में तीसरा दौरा है, जिसने केरल के बीजेपी नेताओं का हौसला बढ़ा दिया है। केरला का मिजाज ही भाजपा के लिए 370 सीटों के लक्ष्य को आसान बनाएगा। पिछले लोकसभा चुनावों में केरल में बीजेपी का वोट शेयर करीब 13% था, जबकि साल 2014 के चुनावों में ये 10% के करीब आ गया।
साल 2021 के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को सफलता नहीं मिली, पर 115 सीटों पर चुनाव लड़कर 14% तक वोट शेयर ले आई थी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखकर लगता है कि अगर मोदी का जादू चला तो बीजेपी केरल में 4 से 5 सीट पर करीब जीत दर्ज कर सकती है। मुझे इस बार के चुनाव में लगता है कि दक्षिण सरप्राइज करेगा। डीएमके की राजनीति जो है वो द्रविड़ राजनीति जो थी, वहां पर पहले जयललिता होती थी तो उनको वो एक ढंग से उनको चुनौती मिलता था। अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तेजी से दक्षिण भारतीय राज्यों में भी अपने पैर जमाएगी। और प्रधानमंत्री सीटों का टारगेट सेट कर चुके हैं और इसके लिए वो लगातार यहाँ के दौरे भी कर रहे हैं, मंदिरों में जाकर दर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि 18% ईसाई और 26% मुस्लिम आबादी वाले राज्य केरल में बीजेपी 10 सीटने का दावा हकीकत के कितना नजदीक ले जा सकती है। कांग्रेस ने न्याय यात्रा शुरू की तो कांग्रेस को इसमें संजीवनी नजर आई। उम्मीद ये जताई गई कि देश जोड़ेंगे राहुल गांधी और इसी के साथ जुड़ेगा वोटों का समीकरण भी। लेकिन जिस जिस राज्य से कांग्रेस की न्याय यात्रा गुजरी, वहां न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्ष के सामने ही चुनौतियां खड़ी हो गई। चुनाव सिर पर है और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी जो है वो एक सिमट कर कांग्रेस प्रधानमंत्री जी को जो राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? अब वो पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। आज कांग्रेस पार्टी जो है वो एक सिमट कर सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित हो गई। ये जो 90% जनता है इस देश में, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, इनको इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 2024 की लड़ाई को जीतने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हैं। 15 जनवरी को मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा की शुरुआत हुई ताकि कांग्रेस को राजनीतिक संकट से बाहर निकाला जा सके। लेकिन इधर न्याय यात्रा की शुरुआत हुई और उधर कांग्रेस के नेताओं में बगावत के सुर बुलंद होने लगे। पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। आज कांग्रेस में अपने आला नेताओं से बात करने के लिए भी एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने के लिए भी हमें कई स्कैनर से गुजरना पड़ता है। पंद्रह जनवरी को कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई। और यात्रा के पहले ही दिन मिलिंद देवड़ा शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं। 25 जनवरी को कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार बीजेपी में शामिल हो गए। 7 फरवरी को मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के करीबी सुमेर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। 7 फरवरी को जबलपुर के मेयर जगत बहादुर सिंह कांग्रेस छोड़ देते हैं। 13 फरवरी को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो जाते हैं 55 पार्षदों के साथ। 14 फरवरी को लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री कांग्रेस छोड़ देते हैं। 19 फरवरी को आदिवासी नेता महेंद्र जीत सिंह कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। 21 फरवरी को गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निकत पटेल कई समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। 24 फरवरी को तमिलनाडु में कांग्रेस के दिग्गज नेता और विधायक एस विजय धारणी हाथ का साथ छोड़ देते हैं। 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता उपेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। 25 फरवरी को ही अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस नेता निनांग इरिंग और वांगलिन लांगदोंग बीजेपी में शामिल हो गए। 26 फरवरी को झारखंड में सांसद गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गई। 28 फरवरी को बिहार कांग्रेस के नेता मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरभ ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। 29 फरवरी को असम में कांग्रेस नेता राणा गोस्वामी बीजेपी में शामिल हो गए। एक बहुत अच्छा टीम है इस पार्टी में।
एक बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से मैंने देखा है कि एकनाथ जी, श्रीकांत जी पार्टी के नेता काम करते हैं, जो दूसरे पार्टियों में और इस पार्टी में बहुत अंतर है। दरअसल जब से कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर बात शुरू की है, उनके अपने ही उखड़े हुए हैं। कांग्रेस छोड़ने वालों का आरोप है कि पार्टी में ये बताने को कोई राजी नहीं कि चुनाव में उनकी जिम्मेदारी क्या होगी। इसलिए जिनके भरोसे कांग्रेस आगे 2 कदम बढ़ने की सोचती है, वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस को ही 2 कदम पीछे कर देते हैं। सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, डेवलपमेंटल एटीट्यूड लेके आने वाले समय में काम करने की भूमिका मेरी है, पहले भी रह चुकी है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होता रहता है, इसीलिए छोड़ के जाना पड़ा। पार्टी का जब मन का दुख है, मन में रहेंगे। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस के लिए संकट बड़ा है। एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा जारी है, तो दूसरी तरफ साथी छूट रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा का कोई असर होगा? हारने वालों के साथ लोग नहीं जाता है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है आज के दिन में इतनी बिखरी हुई पार्टी है कि कोई भी पार्टी उसके साथ जाकर के अपना राजनीतिक बचा हुआ वजूद भी खत्म करना नहीं चाह रहा है। यही कारण है कि एक एक करके आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस वहां से हट गई, नीतीश वहां से निकल गए, जो इंडिया गठबंधन का एक धुरी बनने नीतीश बन सकते थे, वो वहां से हट गए, ममता बनर्जी वहां से हट गई। इसके अतिरिक्त बहुत सारे उसके जो घटक थे उस समय, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज के दिन में उनके साथ नहीं है, पीडीपी उनके साथ आज में दिन में नहीं है। तो जो शुरुआती क्षण थे जिसमें नीतीश जी ने जिसका नेतृत्व किया था, उस समय जो इंडिया का कुनबा था वो बहुत बड़ा लगता था। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के विजय रथ को रोक कर दिखाएंगे, लेकिन सवाल है वो क्या ब्लूप्रिंट होगा जो आने वाले चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी को रोकने में मदद कर सकता है। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के साथ दल बदल का सिलसिला तेज हो चला है, लेकिन ये सिर्फ एक तरफा हो रहा है। छोड़ने वाले विपक्षी दल के नेता हैं और शामिल होने का ठिकाना भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष में लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में एंट्री के लिए होड़ सी मच गई है। हालांकि चुनाव से पहले दल बदल की ये परिपाटी सियासत में नई नहीं है, लेकिन पहले ये 2 वे हुआ करता था। लेकिन इस बार पूरा का पूरा पॉलिटिकल ट्रैफिक 1 वे दिख रहा है। मोदी जी का संकल्प है तो तीसरी बार देश और प्रदेश दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा, ऐसा जमीनी स्तर पे पूरा रुझान है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। आज ये भारत के आखिरी कोने तक, आखिरी व्यक्ति को सशक्त कराने में कामयाब हुआ है। राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है, तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। एनडीए के मिशन 400 पार में लगातार ईंधन विपक्ष से मिलता नजर आ रहा है। हर दूसरे दिन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों के नेता भी पाला बदलकर बीजेपी से जुड़ रहे हैं। 20 जनवरी को हरियाणा आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अशोक तंवर बीजेपी से जुड़ गए। 28 जनवरी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू डिवीजन के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। 3 फरवरी को गुजरात में आप के दिग्गज नेता भूपेंद्र भयानी बीजेपी से जा जुड़े। 7 फरवरी को तमिलनाडु के 15 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जिनमें से अधिकतर बीजेपी की पूर्व सहयोगी पार्टी AIADMK से थे। 12 फरवरी को JKNC नेता शहनाज गनई बीजेपी में शामिल हुए। 23 फरवरी को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैयद मोहम्मद रफीक शाह ने कमल का दामन थाम लिया। 25 फरवरी को बीएसपी से सांसद रितेश पांडे ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। 27 फरवरी को आरजेडी विधायक संगीता कुमार
मोदी के मिशन 400 में शामिल हो गई। 29 फरवरी को बीआरएस एमपी पोथीगंती रमालू कमल का प्रचार करने में लग गए। कुछ दिन पहले तक ये सारे चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जमीन को कमजोर करने की चेतावनी देते थे, लेकिन अब सबकी बोली भी बदल गई है और मिशन भी। आपने देखा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। मेरी माताओं बहनों, जो बंगाली में मेरा ट्रांसलेशन कर सकते हैं वो इन माताओं बहनों को जरूर बताएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है। क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान परंपरा का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? मतलब चुनाव से पहले चालें तेज हो गई हैं। हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी चालें तय कर रहा है। हर चाल ही चुनावी हो गई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार का नारा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ओर से लोकतंत्र को खतरा बताते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्हें उखाड़ फेंकने की बात कही जा रही है। किसके दावे में दिखता है दम, इस पर लगातार बनी हुई है आज तक की नजर। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।